दोस्तों सिविल सर्विसेज की तैयारी में नोट्स बनाना एक महत्वपूर्ण अंग है आपकी तैयारी का। ठीक है, और नोट्स बनाना ना एक आर्ट है। नोट्स से ही यह रिफ्लेक्ट होता है कि आपकी तैयारी का क्या स्तर है। नोट्स जो आपका है वह नोट्स आपका अपनी हैंड राइटिंग में होना चाहिए, अपनी भाषा में होना चाहिए, क्रिस्प और कंसाइज होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं कभी भी मेंस में फेल नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण ये था मेरा नोट्स। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि मैं कैसे नोट्स बनाता था। मेरे पास सिर्फ 4 नोट्स थे। ठीक है, यूपी पीसीएस की अगर हम बात करें तो चूंकि देखिए 2018 का मेरा सिलेक्शन है, तो 2018 में एक ऑप्शनल होता था, हालांकि अब ऑप्शनल खत्म हो गया है, वो भी बात करेंगे। तो जब ऑप्शनल होता था तो एक जो मेरी कॉपी थी वो हिंदी की थी। ठीक है, हिंदी में जितने भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में थे वो सब इसमें लिखे हुए थे और बार बार मैं उसका रिवीजन करता था। दूसरा जो हमारा नोट्स था एक मोटा नोट्स था, इसमें जीएस के चारों पेपर थे। ठीक है, और तीसरा जो नोट्स था वो ऑप्शनल 1 का था और चौथा जो नोट्स था वो ऑप्शनल सेकंड पेपर का था। ठीक है, अब इससे होता क्या था कि मान लो कि हम सुबह सुबह एग्जाम देने जा रहे हैं तो हिंदी घर से रिवाइज करके गए, लिख के चले आए, और दूसरा पेपर ऐसे है, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं। जो ये जीएस के 4 पेपर थे, इसको आप ये जो बड़ी कॉपी थी मेरी, इसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर रखा था। पहले में पहला पेपर, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। होता क्या था कि जब मैं सुबह एग्जाम देने जाता था तो इसको मैं घर से रिवाइज करके जाता था, और बीच में जब जो समय मिलता था उसमें मैं ये सेकेंड पेपर रिवाइज कर लेता था। इतना क्रिस्प और कंसाइज आपका नोट्स होना चाहिए कि आपका 2 उद्देश्य की वो पूर्ति करे। पहला उद्देश्य कि नोट्स में जो शब्द लिखे हैं वहाँ पे सेंटेंस लिखना ही नहीं है। अभी मैं बताऊंगा एक एक उदाहरण लेकर के। एक ये चौथे पेपर का एक टॉपिक है एटीट्यूड, इसका उदाहरण लेकर के अभी मैं बताऊंगा भी। आपका नोट्स आपके 2 उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहिए। पहला उद्देश्य ये कि नोट्स में जो भी शब्द आप लिखे हैं उस शब्द को देख के उसके पीछे की पूरी कहानी आपके दिमाग में घूम जानी चाहिए। ठीक, दूसरा ये कि नोट्स इतना क्रिस्प और कंसाइज होना चाहिए कि 2 पेपर के बीच में जो समय मिलता है उसमें आप अपना पूरा नोट्स एक बार रिवाइज कर लें। तो उसी उद्देश्य के साथ हमने ये जो एक नोट्स बनाया था वो वही उद्देश्य की पूर्ति करता था। दोनों पेपर के बीच में जो जगह मिलती थी, जो टाइम मिलता था, उसमें मैं इसको रिवाइज कर लेता था। फिर ये तीसरा पेपर मैं घर से रिवाइज करके जाता था और चौथा वहां पे बैठ करके रिवाइज कर लेता था। आप यकीन मानो, अगर एक कॉपी पूरा भर के आपके पास वर्ड पावर है तो एग्जाम में आप कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका उत्तर आप नहीं लिख पाएंगे, गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी, और उसी तरह से मैं ऑप्शनल को एक पहला पेपर घर से रिवाइज करके जाता था और दूसरा पेपर वहां पे बैठ करके रिवाइज कर लेता था। ठीक है, तो अब ये जो उदाहरण है हमारा, इसको उदाहरण के रूप में ले करके हम थोड़ा सा देखते हैं कि मैं कैसे नोट्स बनाता था या फिर आपको कैसा नोट्स बनाना चाहिए, कैसे वहां अपने नोट्स में लिखना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, अब इसको थोड़ा सा शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि एक टॉपिक है जिसका नाम है एटीट्यूड। अगर मैं नोट्स बनाता तो कैसे बनाता, आप उसको देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता एटीट्यूड। ठीक है, वैसे आप अगर अपने किताब में देखोगे या किसी की नोट्स देखोगे तो एटीट्यूड पे कम से कम 8 पेज 10 पेज का माल होगा आपके पास है, लेकिन हम इसको 1 से 2 पेज में कंसाइज करेंगे, 1.5 पेज में। कैसे? अब देखिए, मान लीजिए वैसे तो ऑलरेडी मैं इसको कंसाइज किया हूँ, इसको और कैसे कंसाइज कर सकते हैं। एटीट्यूड क्या है, आपने हेडिंग डाल दिया एटीट्यूड। अब इसमें पहला शब्द लिखा है मेंटल स्टेट। ये क्या है? मेंटल स्टेट है। ठीक, तो यहां पे सीधा ऐसे लिख दीजिए मेंटल स्टेट। ठीक, आप मेन मेन शब्द को पकड़िए। कंप्राइजिंग, ये किस चीज के लिए मेंटल स्टेट है? आपको ये चीज सेंटेंस नहीं लिखना है, ठीक है। थॉट्स के लिए, फीलिंग्स के लिए, बिहेवियर के लिए। ठीक, अब यहां पे लिख दीजिए मेंटल स्टेट है किसके लिए? थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर। ठीक, किसके प्रति? आगे लिखा है पीपल, ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज।
पीपल, ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज। ठीक, ये हो गया, आपने डिफाइन कर दिया इसको। अगला लिखा है इट एक्ट्स एज अ लेंस। अब इधर लिख लीजिए आप, ये एक जो है लेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कैसा लेंस? इस लेंस के थ्रू हम क्या देखते हैं? कोई भी आइडिया, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आदमी या थॉट्स, कुछ भी है तो उसको हम क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं। ठीक, यहां पे लिखिए आप इंटरप्रेट। ठीक, एंड रिस्पॉन्ड, सीधी सी बात है, इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड। ठीक, एटीट्यूड आपने इतने, मतलब कि जो आपका कॉपी का एकदम ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें आपने पूरा एटीट्यूड को डिफाइन कर लिया। आपका काम यहाँ पे खत्म। अब जो ये एटीट्यूड है ये कितने प्रकार का हो सकता है? ये हो सकता है कॉग्निटिव, ये हो सकता है अफेक्टिव, और ये हो सकता है बिहेवियर। सीधा सीधा आप यहाँ पे ऐसे लाइन खींचो या इस तरह से कर लो, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, ये लाइन भी हटा दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे एटीट्यूड पे ऐसे आप जो है एक लाइन खींच लो, इसके प्रकार लिख लो। यहाँ पे पहला है कॉग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव, तीसरा है बिहेवियरल। ठीक, अब इसमें जो मेन शब्द है इसके नीचे वो केवल लिखो आप। मतलब ये जो हमारा संज्ञानात्मक है वो क्या है? बिलीफ है, थॉट्स है, नॉलेज है, किसके प्रति? किसी ऑब्जेक्ट या आइडिया के प्रति। ठीक, वही वापस चीज, बिलीफ, थॉट और नॉलेज, किसके प्रति? ऑब्जेक्ट या आइडियाज के प्रति। ठीक, ये हो गया आपका भावनात्मक जो एटीट्यूड हो, क्या है? इमोशंस हैं आपके, फीलिंग्स हैं, और इवैल्यूएटिव रिस्पॉन्सेज हैं। सीधे दो चीज लिखिए, इमोशन और फीलिंग। ठीक है, और बिहेवियरल में क्या आ जाएगा? ये आपका टेंडेंसी है और किसी भी काम करने का जो व्यक्तिगत तरीका होता है वो है। ठीक है, मतलब टेंडेंसी का मतलब ये हुआ कि आपका वो प्रकृति है, आपका वो नेचर है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए टेंडेंसी, बात खत्म। ठीक, ये आपका एटीट्यूड क्या है, कैसे उसको डिफाइन करेंगे, एटीट्यूड के कितने प्रकार होते हैं, ये आपका काम यहाँ पे खत्म। अभी आपका आधा पेज भी नहीं हुआ है। अगर अब हम देखें कि इसका स्ट्रक्चर तो हमने देख ही लिया, टाइप्स, फंक्शन क्या है। अब यहाँ पे एटीट्यूड, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए फंक्शन। फंक्शन करके ऐसे लाइन खींच लीजिए। पहला फंक्शन है आपका नॉलेज फंक्शन। कौन सा फंक्शन? नॉलेज फंक्शन। ठीक है, दूसरा फंक्शन आपका है एक्सप्रेसिव फंक्शन। ठीक, तीसरा आपका है सोशल एडजस्टमेंट फंक्शन, मतलब सोशल छोड़ दीजिए, एडजस्टमेंट फंक्शन। ठीक है, एडजस्टमेंट फंक्शन, ये हो गया। अब यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दो। आप जो है नॉलेज फंक्शन में क्या क्या आ सकता है? अंडरस्टैंडिंग, ऑर्गेनाइजेस, इंफॉर्मेशन। ठीक, किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, और कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइजर। ठीक, उसके बाद हेल्प, हेल्प अस मेक सेंस, यहाँ पे फिर अगला मेक सेंस। ठीक है, क्रिएट प्रेडिक्टिबिलिटी, मतलब ये किसी चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए भी काम करता है। एक्सप्रेसिव फंक्शन क्या क्या है? अलाउज एक्सप्रेशंस ऑफ कोर वैल्यूज एंड पर्सनल आइडेंटिटी, आपकी खुद की पहचान क्या है या किसी भी टॉपिक पर आपका विचार क्या है, यहां पे लिखिए एक्सप्रेशन। ठीक है, चूंकि आप देखिए, आप ये सब सारे टॉपिक जब पढ़े रहेंगे, पूरी चीज पढ़े रहेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। क्यों? चूंकि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब आपको एग्जाम लिखना है, तो ये सब देख करके ही आपको ये पीछे की कहानी याद आ जानी चाहिए, जो हमने सबसे पहला उद्देश्य बताया था। ठीक है, यहाँ पे हो गया एक्सप्रेशन और आपकी स्वयं की आइडेंटिटी। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट फंक्शन में क्या होता है? फैसिलिटेट एक्सेप्टेंस एंड बिलोंगिंगनेस विद इन ग्रुप्स। अब इसमें क्या लिख देंगे आप? सीधा सीधा
किसी भी ग्रुपिंग्स के साथ हम कैसे एडजस्ट करेंगे उसके बारे में, ठीक है। साथ में ग्रुप के कुछ नॉर्म्स होते हैं उसके साथ एडजस्ट करने में, ठीक है। और साथ में कोई लॉ एंड ऑर्डर है तो उसके बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कैसे हम एडजस्ट करेंगे। ये हो गया हमारा एटीट्यूड का फंक्शन। अभी भी आपका पहला पेज भरा नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम इन्फ्लुएंस देखें कि सोसाइटी का इन्फ्लुएंस, अब इस पे लिख दीजिए आप एटीट्यूड। कुल मिलाकर के इसका मतलब यह है कि एटीट्यूड कैसे डेवलप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एटीट्यूड पावरफुली शेप्स हाउ वी परसीव इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रेट इवेंट एक्टिंग एज फिल्टर फॉर आवर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैसे कितने शब्द मिल गए। सबसे पहले तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, परसीव्ड इंफॉर्मेशन, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आई, फिर उसके बाद उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, व्याख्या करते हैं, इंटरप्रेट कर लिए। फिर उसके बाद हम उसको फिल्टर कर लेते हैं, मतलब कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आई, आपने उसको अपने हिसाब से व्याख्या किया उसकी, और उसके साथ उसके बाद जो आपको सही लगा उसको आपने बाहर निकाला, एक्ट किया, जो नहीं सही लगा उसको आपने फिल्टर कर दिया, फिल्टर करने के बाद आपने एक्ट किया, ठीक। इतनी बड़ी पूरी राम कहानी जो है वो एक लाइन में आपके आ गया कि सोसाइटी या सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है। कोई भी हम इंफॉर्मेशन पाते हैं उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसको फिल्टर कर लेते हैं और उसके बाद उस हिसाब से एक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये सामान्य चीज है। अब इसमें ये लिखा है कि ये जो एटीट्यूड का ये काम है ना, ये कभी कभी काम नहीं करता है। ये सामान्य काम है एटीट्यूड का, लेकिन कभी कभी ये काम नहीं करता है। तो आप यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बना लो, ठीक है। कई ऐसी स्थिति है, ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे ये काम नहीं करेगा। पहला स्थिति ये है कि सिचुएशनल कंस्ट्रेंट, मतलब कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि ये सामान्य रूप से काम नहीं करता है। दूसरा ये कह रहा है कि कभी कभी प्रेशर में ऐसा काम नहीं हो पाता है, मतलब प्रेशर में भी आप डिसीजंस लेते हैं। तीसरा ये है कि कोई कन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड है, मतलब विरोधाभासी वैल्यू है, आप कुछ और, आपकी थिंकिंग कुछ और है, सामने वाले की थिंकिंग कुछ और है। आप किसी ऐसे समाज में खड़े हुए हैं जहाँ पे आपका जो बिलीफ है वो नहीं माना जाता है, तब जो है आपका ये जो सामान्य परसेप्शन है, सामान्य जो एटीट्यूड का फंक्शन है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये कंट्रास्टिंग वैल्यूज, ठीक है, ऐसे में काम नहीं करेगा। या फिर कोई ऐसा सोशल नॉर्म है जो आपसे बिलोंग नहीं करता है तो वहां पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अगला ये है कि सामाजिक कुछ ऐसे मापदंड हैं, प्रैक्टिकल चीजें ऐसी होती हैं जहां पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये आपका हो गया, काम खत्म, ठीक। ये आपका सोशल इन्फ्लुएंस है। और समाज में जब आप रहते हैं तो सोसाइटी कितने तरह का एटीट्यूड डेवलप कर सकती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्ट्रांग होगा किसी भी सोसाइटी के प्रति, या किसी पर्टिकुलर चीज के लिए स्पेसिफिक एटीट्यूड होगा, या फिर आपका पर्सनल बिहेवियर होगा, पर्सनल कुछ आपका इंटरेस्ट होगा, या फिर आपका प्रकृति कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है, ये डिफाइन करेगा, ठीक है। तो ये आपका आधे लाइन में हो गया। बाकी यहाँ पे ऐसे करके आप लिख दीजिए कि ये जो सोशल एटीट्यूड है, यहाँ पे ऐसे खींच करके ये आपका स्ट्रांग, स्पेसिफिक और पर्सनल और बिहेवियर, ठीक। ये आपका खत्म। इस तरह से आप अपने नोट्स को बनाइए। अगर हम ये बात करें कि द पावर बिहाइंड, क्या लिखा है, सोशल इन्फ्लुएंस द पावर बिहाइंड एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड का फॉर्मेशन करने में समाज का या सोसाइटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो यहाँ पे आप ये लिख दीजिए, एक हेडिंग बनाइए, एटीट्यूड फॉर्मेशन, ठीक है। देखिए हम अलग अलग पेज पे लिख रहे हैं इसलिए बार बार हम एटीट्यूड लिख रहे हैं, अदरवाइज आपको सीधा सीधा वहीं पे लिखना है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। ये लिखा है कि आवर एटीट्यूड्स आर कंटिन्यूअसली शेप्ड बाय सोशल ग्रुप्स, फैमिली, मीडिया, कल्चर, ठीक है, एंड पावरफुल साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। अब जैसे इसमें लिखना है आपको, तो सबसे पहला शब्द तो आप लिख दीजिए कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और किसके द्वारा ये किया जाता है, सोसाइटी, फैमिली,
मीडिया एंड कल्चर। ठीक, खत्म। इतना पढ़ के आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है एटीट्यूड फॉर्मेशन की, ये किसकी वजह से होता है? एक लाइन ऐसे नीचे लिखिए, कन्फर्मिटी, मतलब ये कि आपको कहीं किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो माननी पड़ती हैं, तभी आप उस ग्रुप में फिट बैठेंगे। दूसरा है कंप्लायंस। ठीक है, कंप्लायंस मतलब ये कि आपको कुछ मतलब सोसाइटी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती है, उस एक्सपेक्टेशंस को आपको पूरा करना पड़ता है। और तीसरा ओबीडियंस। ठीक है, मतलब ये कि सोसाइटी के कुछ नियम कानून है जिसका पालन आपको करना पड़ेगा। ये पूरा राम कहानी आपका 3 लाइन में खत्म। अब अगला जो हमारा टॉपिक था एटीट्यूड में, वो था मोरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऐसे हेडिंग डालिए कि मोरल एटीट्यूड क्या होता है। ठीक, इन्होंने डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? मोरल एटीट्यूड्स रिफ्लेक्ट डीपली हेल्ड बिलीफ्स। एक शब्द मिला हमको, यहाँ पे ऐसे सीधा सीधा लिखिए आप, ये क्या होता है? ये डीपली हेल्ड बिलीफ होता है। ठीक, क्योंकि ये बहुत गहरा विचार है। अगला लिखा है अबाउट राइट एंड रॉन्ग। किसके बारे में ये बहुत डीपली हेल्ड बिलीफ है, विचार है? कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या न्याय संगत है, जस्टिस, और क्या तर्क संगत है, फेयर। ठीक, ये हमारा जो है एक स्ट्रॉन्ग मतलब मोरल मोरल चीज होती है। लोग कहते हैं कि मोरल ग्राउंड पे, मोरल ग्राउंड क्या होता है कि ये एक मतलब डीपली इनहेरिटेड हमारी सोच होती है, हमारा विचार, हमारी विचारधारा होती है, जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज न्याय संगत है, कौन सी चीज तर्क संगत है। ठीक है, दे आर इमोशनली चार्ज्ड, ये हमारे इमोशन से जुड़े होते हैं, तो ये शब्द आपको लिख लेना है। ठीक है, इमोशनली चार्ज्ड, और पर्टिकुलरली रेसिस्टेंट टू चेंज, मतलब ये चेंज नहीं होता है। यहाँ पे लिख लीजिए इमोशनली चार्ज, और यहाँ पे लिख दीजिए चेंज, और ऐसे बड़ा सा क्रॉस लगा दीजिए कि चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ये जो हमारा मोरल एटीट्यूड है, जैसा कि हमने बात किया, ये क्या क्या हो सकता है? जस्टिस और फेयरनेस के बारे में हो सकता है, केयर और हार्म के बारे में हो सकता है, सैंक्टिटी एंड प्योरिटी के बारे में हो सकता है, अथॉरिटी एंड रिस्पेक्ट के बारे में हो सकता है। ठीक है, तो अब इतने से काम नहीं चलेगा आपको, आपको ये चारों शब्द जो है यहाँ पे, बस ये केवल शब्द अपने नोट्स में लिख लेने हैं, और बाद में जब आप आंसर लिखेंगे तो एक एक लाइन में इसको डिफाइन कर देना है। ठीक, तो ये चारों शब्द आप लिख लीजिए यहाँ पे, जस्टिस एंड फेयरनेस। आप शार्ट में भी लिखोगे तब भी समझ में आ जाएगा। केयर एंड हेल्थ, सॉरी हार्म। फिर सैंक्टिटी एंड प्योरिटी, यस एंड पी, ये तो बहुत हम लोग पढ़ते हैं। साथ में अथॉरिटी एंड रिस्पेक्ट, जिसका आपको लगता है कि हम भूल सकते हैं उसको पूरा लिख लीजिए, अथॉरिटी एंड रिस्पेक्ट। ठीक, अब जाके मुझे ऐसा लगता है कि एक पेज आपका फुल हो गया होगा। ठीक है, अब अगला है हमारा, इसी टॉपिक का अगला जो सेक्शन था वो था पॉलिटिकल एटीट्यूड। अब इसको देख लीजिए क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए पॉलिटिकल एटीट्यूड। क्या कह रहे हैं ये? पॉलिटिकल एटीट्यूड्स इन्वॉल्व ओपिनियन अबाउट गवर्नेंस, पॉलिसीज एंड सोशल इशूज। आपने यहाँ ऊपर लिखा पॉलिटिकल एटीट्यूड, क्या है ये आपका एक ओपिनियन है। क्या है ये? ऐसे लिख लीजिए ओपिनियन, किसके प्रति? गवर्नेंस के प्रति, सोसाइटी के प्रति, ठीक है, और पॉलिसीज के प्रति। बात खत्म, आपने डिफाइन कर दिया इसको। उसके बाद ये लिख रहे हैं कि इससे क्या होता है कि सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है। इसमें देखिए, आपकी एक सोशल आइडेंटिटी के लिए यह काम करेगा। ठीक है, मीडिया नैरेटिव इस चीज को डिफाइन करता है कि मीडिया, जैसे देखिए कोई, आप देखिए कोई भी बात, जैसे इसने कहा कि सोशल आइडेंटिटी, दो चीज समझिए, एक तो ये कि आप एक व्यक्ति हैं, ठीक है, और ये एक दूसरा व्यक्ति है, यह कोई चीज बोला, ठीक है, तो इसको
कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, कैसे आप समझेंगे, ये आपके आइडेंटिटी पर भी डिपेंड करता है और बोलने वाले की भी आइडेंटिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीडिया आइडेंटिटी। सीधा यहाँ पे लिख दीजिए कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो गए। पहला मीडिया सोशल आइडेंटिटी, पहला हो गया आपका सोशल आइडेंटिटी। दूसरा हो गया मीडिया नैरेटिव, बार बार मीडिया में क्या चीज़ें बताई जा रही हैं वो इसको प्रभावित करेगा, मीडिया नैरेटिव। तीसरा पीयर इन्फ्लुएंस, मतलब आपके भाई बंधु क्या समझते हैं, आपके दोस्त क्या समझते हैं, ये इसको इन्फ्लुएंस करेगा। उसके साथ साथ पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, आपका राजनीतिक दृष्टिकोण स्वयं का कैसा है वो इस चीज़ को प्रभावित करेगा, पॉलिटिकल एटीट्यूड। ठीक है, तो ये जो आपका एटीट्यूड वाला टॉपिक था आपके एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड वाले सिलेबस में, ये आपका पूरा एक टॉपिक एक पेज में या 1.5 पेज, मान लो 1.5 पेज में ये खत्म हो गया। इसी तरह से फॉर एग्जांपल पूरे एथिक्स और इंटीग्रिटी में 20 टॉपिक हैं, सपोज दैट ज़्यादा सेक्शन नहीं है उसमें, 20 सेक्शन है। 20 सेक्शन का प्रति सेक्शन आप 2 पेज नोट्स बना रहे हैं फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज, तो ये हो गया आपका टोटल 40 पेज। ठीक है, 40 पेज को आप जब अपनी भाषा में लिखे रहेंगे चीज़ों को, तो पन्ना ऐसे पलटते जाएंगे और जो आपका तीसरे पेपर और चौथे पेपर के बीच में जो समय मिलता है उसमें आप 2 बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि उस समय बैठ करके जो चीज़ आप रिवाइज कर लिए वो उससे संबंधित, अब आप सोचिए कि 40 पेज में पूरा चौथे पेपर में जितने वर्ड्स हैं वो पूरा आपके दिमाग में आ गए, फिर पूछो जहां से मन करे क्वेश्चन, आप हर प्रश्न का जवाब लिखने में सक्षम होंगे। तो इस तरह से आप अपना नोट्स बना सकते हैं, बहुत ही क्रिस्प और कंसाइज। बस ध्यान ये रहे कि नोट्स की जो भाषा है वो आपकी अपनी स्वयं की भाषा होनी चाहिए। जो मैं लिखा हूं इस तरह से अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, जब आप पहली बार नोट्स बनाएंगे तो हो सकता है थोड़ा लेंदी बने, लेकिन जब दूसरी बार उसको बनाएंगे, दूसरी बार वो अपने आप कंसाइज हो जाएगा। तीसरी बार जब बनाएंगे तो वो पूरी तरह से कंसाइज और क्रिस्प हो जाएगा। वो जो तीसरी बार होगा वही आपका फाइनल नोट्स होगा। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि जब भी आप नोट्स बनाइए तो उसको 3 बार बना लीजिए। मतलब एक बार आप किताब पढ़ रहे हैं तो आप उसका नोट्स बनाते जाइए, फिर उसके बाद आप अपना नोट्स पढ़िए, किताब को छोड़ दीजिए, नोट्स पढ़िए, फिर उसके बाद उन नोट्स में भी आपको लगेगा कि इसमें ये सारी चीज़ें हम हटा सकते हैं। ठीक है, हटा करके आप फिर से बना लीजिए, उसको रिफाइन कर लीजिए। इसी तरह से जब आपका तीसरी बार नोट्स बनेगा तो उसको आप 20 से 25 मिनट में, 30 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं पूरा का पूरा सिलेबस, और इस तरह से आप अपने मेंस की तैयारी को धार दे सकते हैं और बहुत ही बढ़िया नंबर ले आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि नोट्स कैसे बनाएंगे। और यदि आपका कोई और प्रश्न है या आपको ऐसा लगता है कि कुछ और भी हमको इसमें बताना चाहिए था तो लेट मी नो। आप चाहे टेलीग्राम पे हमको मैसेज कर सकते हैं या फिर आप सीधा कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। बाकी मेंस के एग्जाम के लिए आपका ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच।